अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जिसका हमें जिक्र करना जरूरी है। दरअसल आगे हम बात करते हैं आज जिस बात पर डिबेट है, जिस मुद्दे पर डिबेट है, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी सियासी अभियान की धार और तेज करने में जुट गए हैं। 22 चुनाव से पहले यानी कि 2022 के चुनाव से पहले सभी पार्टियां सियासी रथ पर सवार दिख रही हैं। अखिलेश यादव आज कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं। अखिलेश यात्रा से गंगा जमनी तहजीब को साधने की कोशिश होगी। वहां पर अखिलेश यादव ने यात्रा शुरू करने से पहले मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर विजयश्री का आशीर्वाद लिया। वहीं आज भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चाचा शिवपाल यादव भी सियासी रथ पर सवार होंगे। सेंट्रल यूपी के दो अहम शहरों से चाचा और भतीजे की यात्रा यूपी में नए सियासी समीकरणों को जन्म देने जा रही है। चुनावों से पहले अखिलेश यादव जहां यात्रा के जरिए जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव चुनावों से पहले अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। इससे अगर भविष्य में गठबंधन के हालात बनते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके। 2011 में भी अखिलेश यादव ने कानपुर से ही अपनी यात्रा का आगाज किया था और पूरे प्रदेश को नापकर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। ऐसे में अखिलेश यादव को एक बार फिर से यह उम्मीद है कि जनता उन्हें फिर से मौका देगी अगर वो ऐसे ही सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, यानी कि सियासी रथ पर सवार होकर। तो इस सियासी रथ सत्ता की कुर्सी तक जाएगा या नहीं जाएगा, यह एक सवाल जरूर रहेगा। इसके साथ ही साथ यह भी सवाल रहेगा कि एक ही दिन पर जो दो रथ यात्राएं शुरू हो रही हैं, क्या ये एक ही कुर्सी पर जाकर मिलेंगी? क्या 22 के चुनावों के बाद जरूरत पड़ती है तो गठबंधन होगा? क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? क्या तस्वीरें रहेंगी इस विजय यात्रा के बाद या फिर चुनावों के दौरान, यह भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर यह भी समझना बहुत जरूरी होगा कि क्या स्थिति गठबंधन की बनेगी। ठीक है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिबेट में पैनल जुड़ रहा है और पैनल में कौन कौन हमारे साथ हैं ये हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का। धर्मेंद्र, आपका स्वागत है। केपी त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण मोहन पांडे, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं धर्मेंद्र। समाजवादी पार्टी आज रथ यात्रा निकाल रही है। 2011 में भी जिस तरह से मैंने अभी कहा कि 2011 में भी रथ यात्रा निकाली थी, सत्ता की कुर्सी पर पहुंचे थे, क्या यही उम्मीद है कि अब क्योंकि बहुत हुआ वनवास, अब चाहिए आपको वापस सत्ता की कुर्सी, तो क्यों ना उसी को हम एक बार फिर से 11 वाला ही जो तरीका था उसी को अपनाएं? धर्मेंद्र, मैं यहां पर आपके पास लौटूंगा, इसी सवाल से आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष क्या कह रहा है इस पूरे रथ यात्रा पर, वो सुनवा देते हैं। देखिए, विपक्ष रथ यात्रा निकाले या पैदल यात्रा निकाले या फिर साइकिल यात्रा निकाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ये पूछ रही है कि जो लोग आज रथ यात्रा, साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, वो 4.5 साल तक कहाँ थे जब पूरा प्रदेश कोरोना की गिरफ्त में था, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे थे, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे थे, तो विपक्ष के लोग कहाँ सोए हुए थे? एक समय था जब प्रचार और प्रसार के लिए पदयात्राओं का दौर चलता था। अब पदयात्रा की जगह रथ यात्राएं चलती हैं, जिनका अलग अलग नामकरण लोग अपने हिसाब से कर देते हैं। इस 2022 के चुनाव के संदर्भ में सबसे पहली शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं की है, जिसको नाम दिया है आशीर्वाद जन यात्रा। तो इन्होंने ये सोच करके यात्राएं प्रारंभ की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, योगी आदित्यनाथ। तो धर्मेंद्र, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली, रथ यात्रा पर ज्यादा यकीन नहीं कर रहे आपकी प्रतिक्रिया, और साथ ही साथ क्या 2011 वाले फॉर्मूले से 2022 में आने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान सुनवा दिया और इनको यात्रा से आपत्ति है। मैं तो ये कहूंगा कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के 100 यात्रा निकाली है, उसके हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे। पिछले 2-3 दिन का उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गोरखपुर की घटना कोई भूला नहीं होगा, जिसको बेटी ने अपने पिता के पिटाई की वीडियो बना रही थी और बेटी को गोलियों से भून दिया गया था। इसके बाद आपने किसानों की घटना लखीमपुर में सुनी ही है कि नेता के बेटे ने टायर के नीचे कुचल दिया। कल की घटना है, कल की घटना में एक ई रिक्शा चालक को दरोगा ने पीट पीट कर मार दिया, जान उसकी चली गई। ये इनकी कानून व्यवस्था है। इससे पहले गोरखपुर में ही मनीष गुप्ता के व्यापारी जो थे, रात में 12 बजे पुलिस ने उनको डंडे से पीटा और उनकी मौत हो गई। मेरा सवाल आपसे रथ यात्रा पर है।
ये कानून व्यवस्था को उजागर करने के लिए जो कानून व्यवस्था की 100 यात्रा निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने, उन सब मुद्दों को लेकर के हम अपनी यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश किस तरह से जल रहा है, किस तरह से बहन बेटियों की अस्मिता को लूटी जा रही है, किस तरह से बेटियों को गोलियों से भुना जा रहा है, किस तरह से बेटियों को जलाया जा रहा है, किस तरह से बेटियां अपने न्याय के लिए आत्मदाह करने को मजबूर हो जा रही हैं, किस तरह से किसानों को टायर के नीचे कुचला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति और देश को बेचने की नीति के लिए हमने इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल होगा, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से इनकी अंतिम यात्रा तक का सफर हम तय करवा देंगे। ठीक है, मैं आपसे जरा सवाल करूंगा क्योंकि एक मेरे जहन में सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं सबको जरा शामिल कर लूं पैनल में, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। जहां बात ये चल रही हो कि देखिए मौजूदा सरकार और पिछली सरकार, कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है। 17 में तो आप समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे और अभी 30 साल का अगर देखें वो एक लंबा वनवास आपके लिए हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आप अपनी जमीन को कहां देख रहे हैं? निश्चित तौर पे लंबा समय में पार्टी हमारी बाहर रही सत्ता से, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं इस समय प्रदेश के सामने और जनता जो सच देख रही है उसमें कांग्रेस को बड़ा मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि न्याय की लड़ाई में कांग्रेस हमेशा आम आदमी के साथ जाके खड़ी हो रही है। जहां भी अन्याय हो रहा है, जहां ये तानाशाही सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है, उनकी बात सुनाने के लिए प्रियंका जी जा रही हैं और जनता के बीच उनका स्वीकार्यता बढ़ रही है। इसी स्वीकार्यता के आधार पर 2022 में इस प्रदेश में कांग्रेस वापसी करने जा रही है। निश्चित तौर पे लंबा वनवास था, लेकिन अब वो समाप्त होता दिख रहा है। ठीक है, अनिरुद्ध आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो जय हिंद और इंडियन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट के लिए। मैं अपनी बात इस बात से रखना चाहूंगा कि आज जब चुनाव नजदीक आ चुके हैं तो आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दों की राजनीतिक लहर छेड़ी है उसी पर आने वाला चुनाव टिका होगा। चुनाव जो आने वाला है वो टिका होगा 300 यूनिट बिजली पर, 24 घंटे बिजली पर, अच्छी शिक्षा, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य पर, और आने वाले चुनाव पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जो एक केजरीवाल मॉडल है जिसमें सभी के लिए मूलभूत सुविधाएं निशुल्क रूप से, अच्छे रूप से मौजूद है, उसको उत्तर प्रदेश में लाना है। आगामी चुनाव मुद्दों की राजनीति पर होगा। आम आदमी पार्टी द्वारा जो ये मुद्दों की राजनीति की मुहिम छेड़ी गई है उस पर होगा, 300 यूनिट बिजली पर। ठीक है, मैं आ रहा हूं पांडे जी आपके पास, क्योंकि सीधे तौर पर शुरुआत से लेकर अब तक है, यानी तीनों पैनलिस्ट को आप सुन लीजिए। इन सबका कहना है कि मौजूदा सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। क्राइम का ग्राफ धर्मेंद्र यादव के मुताबिक चरम पर है, जो उनकी सरकार से भी ज्यादा है। अब जरा आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबका नमस्कार करते हुए एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, अब हर व्यक्ति के अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा अनुरूप अपनी बातें लोग उठाते हैं और कहते हैं, या उनका अपना अधिकार है। परंतु मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 4-5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद ही अब उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना काम हो पाया है। दूसरा, हमारे समाजवादी मित्र ने कहा कि कानून व्यवस्था यहाँ पर बड़ी लचर है। हाँ, सही कह रहे हैं, कानून व्यवस्था लचर है आपकी दृष्टि में, क्योंकि आप तो पार्कों तक का कब्जा करा देते थे, आपके यहाँ तो थाने से खींच के लोग मारे जाते थे। हर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बस एक मूल पे काम करती है, भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो भी कार्य करने होंगे हम कर रहे हैं। भय उत्तर मित्रा क्या भय मिटा रहे थे? जितने लोग थे, जितने लोग भय मिटा रहे थे, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं और जो मित्रा कहाँ है, जेलों के अंदर है, अपना बेल नहीं करना चाहते हैं। और आप हमारे समाजवादी मित्र जो बता रहे थे कि आशीष मित्रा क्या कर रहे हैं बताइए ना, तो इसमें मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि किसी की जान चली जाए मुस्कुराइए, वो अच्छा नहीं है। पार्क तक का कब्जा कराकर और वहां पे एसएसपी तक की हत्या करा देते थे ये लोग। खैर, इनको मुबारक हो इनकी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के आंकड़े पढ़ के आया करिए, थोड़ा जानकारी हो जाएगी आपको। पार्टी को आशीर्वाद दे पूर्व में आशीर्वाद दे चुकी है और 4.5 वर्षों के आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के काम को और 7 वर्षों के पूज्य नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के कार्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता पुनः एक बार आशीर्वाद देकर सरकार बनाने जा रही है। और कांग्रेसी, अपने जो कांग्रेसी मित्र जो त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने कहा कि हम कार्य कर रहे हैं, लंबे दिनों से दूर है। अरे, उत्तर प्रदेश में आप दूर हो सकते थे, लेकिन केंद्र में आपकी जो सरकार थी और आपने किस तरह से इस देश को लूटने का काम किया,
किस तरह से इस देश को टुकड़े टुकड़े तोड़ने का काम किया, पूरी देश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, और उत्तर प्रदेश की जनता को पुनः एक बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है और पुनः एक बार सरकार बनने जा रही है। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो मुद्दों की राजनीति करेंगे, वो सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे और मुद्दों पर ही सरकार बनाएंगे। मुद्दों पर अगर सरकार बनाएंगे तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इनका जिक्र करेंगे और दिल्ली मॉडल को बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने मुद्दे रखेगी और समाजवादी पार्टी कहेगी देखिए पिछली सरकार हमारी कितनी बेहतर थी और ये मौजूदा सरकार ने तो सब मटिया मेट कर दिया है। चुनावों से 6 महीने पहले आशीष मिश्र का कांड या फिर लखीमपुर खीरी के अंदर जो हुआ, किसान धरने पर बैठे हुए हैं, ये सब आपके लिए चुनौती होंगे, आप माने या ना माने। धर्मेंद्र यादव, आप कह रहे थे कि तुषार जी, पांडे जी मैं ये बात रखना चाहूंगा, तुषार जी मैं भाजपा के माननीय जी के सामने ये बात रखना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि भाजपा ने पिछले कई सालों में बहुत सारे कार्य किए। मैं उन कार्यों को बताना चाहूंगा। भाजपा ने पिछले कई सालों में इतिहास में दोहराया कि किस तरह से एसएसपी रंगदारी मांगकर इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या कर सकता है, किस तरीके से मनीष गुप्ता जी की व्यापारी जी की हत्या हो सकती है, किस तरीके से महिलाओं को, निर्दोष महिलाओं को सालों तक जेल में रखा जा सकता है, किस तरीके से एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसको इतना मजबूर किया जाता है कि वह आत्महत्या कर लेता है, किस तरह से सरकारी कर्मचारी अपना सर मुड़वा लेते हैं, किस तरह से कोरोना की महामारी में वेंटिलेटर के नाम पे घोटाला होता है, ऑक्सीमीटर के नाम पे घोटाला होता है, जो जनता की प्यास जल शक्ति मिशन के नाम पे घोटाला होता है, और तो और बच्चों को नमक रोटी खिलाकर मिड डे मील के नाम पे घोटाला होता है। तो ये वो इनके चमकते सितारे हैं जो इन्होंने पिछले 5 सालों में अर्जित किए हैं। और इस बार आप जिक्र कर रहे हैं अनिरुद्ध साहब, होगा दिल्ली में आपकी सरकार है और जिस कोरोना का आपने जिक्र किया, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन दिल्ली में भी आपकी सरकार है और दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का भी घोटाला सामने आया था। किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऑक्सीजन की कुछ अस्पतालों के अंदर खपत ज्यादा दिखाई गई थी, आपको भी याद होगा। केंद्र का सब्जेक्ट है, नहीं माननीय, ऑक्सीजन जो है केंद्र का सब्जेक्ट नहीं, लेकिन उसमें जो आपने डिमांड की थी वो मुद्दा अलग है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा, नहीं तो चर्चा भटक जाएगी। जो आपूर्ति की डिमांड थी वो एकदम ठीक थी, क्योंकि हमारे सवाल उठे हैं, वो अभी भी अंडर प्रोसेस है, आपके वो अभी भी अंडर प्रोसेस है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन हाँ, आरोप आप लगा रहे हैं तो आरोप आपके ऊपर भी है। देखिए आरोप सबके ऊपर है। बिल्कुल, भाजपा के एक सीएम कहते हैं कि ऑक्सीजन को थोड़ा थोड़ा यूज करो, और हमारे सीएम कहते हैं कि एक अस्पताल के अंदर जहां पर बेड्स आपके बहुत कम थे वहां पर आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, जहां पर सबसे ज्यादा बेड्स की जरूरत थी वहां पर ऑक्सीजन की कमी आपको सबसे कम जरूरत थी। ये मिस मैनेजमेंट तो आपका था ना, आप इतना तो मानेंगे ना। आप एक जगह स्टोर ऑक्सीजन करके रख रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी किल्लत हो रही है, ये क्या था फिर? तुषार जी, मिसमैनेज नहीं था, ये मिसमैनेजमेंट नहीं था। हमारा मानना है कि जनता के लिए ऑक्सीजन या मूलभूत सुविधाएं पूर्ण रूप से मौजूद होनी चाहिए। मानने से अगर सब होता तो मेरे मुताबिक तो फिर कोरोना ही नहीं आता ना। अगर मानने से ही सब कुछ होता तो मैं मान लेता कि कोरोना नहीं आया तो कोरोना नहीं आया। हमारे लिए तो कोरोना आया था, पर खैर देखिए मुद्दा अलग हो जाएगा। मैं धर्मेंद्र यादव आपके पास आ रहा हूं, आपने कहा कि देखिए पिछली सरकार में बहुत कम था, यानी कि मौजूदा सरकार में देखिए कितना क्राइम है, तमाम जगहों पर क्राइम की, मनीष गुप्ता मामले की आप जिक्र कर लीजिए, आप अभी के लखीमपुर खीरी के जिक्र कर लीजिए, बहुत ऐसे किस्से आपको मिल जाएंगे 4.5 साल में। लेकिन आपकी जब 5 साल की सरकार 2012 से 2017 तक रही, कई मामले ऐसे आए थे जहां पर बड़े बड़े क्राइम हुए आपके मामले में, और ये तो माफियाओं को पालने पोसने का काम आप लोगों ने किया, बसपा की सरकार ने किया, ये तो खुद ही कहती है बीजेपी ने तो सरकार आने के, अपनी सरकार आने के बाद कार्रवाई की है। जब आपसे जनता सवाल पूछेगी तो उसका जवाब है आपके पास? तुषार जी, क्राइम को नापने के लिए एनसीआरबी है, एनसीआरबी के आंकड़े हमारे लिए भी वही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वही है। रखिए क्या कहते हैं जनता उसके बारे में जानती है, कैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े उसके बारे में हम जानते हैं। एनसीआरबी की हालिया जो रिपोर्ट आई थी 2017 तक के मामले बताती है, मैं भी बता देता हूँ सर, रिपोर्ट मैं भी बता देता हूँ। छेड़खानी घटनाएं 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 609 थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2021 में, वो छेड़खानी घटनाएं 2441 हो गई, जो कि 400 गुना बढ़ गई। इसके अलावा महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं, छेड़खानी घटनाएं बढ़ी हैं, दलितों के साथ अपराध बढ़े हैं। वो ऊपर से जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा है कि पूरे देश में 46% अपराध महिलाओं के साथ बढ़ गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश के हैं। तो वो आंकड़े, लेकिन ये लोग तो ये कहते हैं ना कि आपकी सरकार में मामले दर्ज ही नहीं होने दिए जाते थे। सुनिए, पहले ये मैनिपुलेटेड आंकड़े देते हैं, इनके यहाँ से पॉइंटर जारी होता है, वो 4 पॉइंट पे बात करते हैं, उससे आगे बात नहीं करते हैं। कृष्णा मोहन जी को ये लगता है कि अगर योगी जी के सामने अगरबत्ती लेकर खड़े हो जाएंगे, देसी कानून व्यवस्था और प्रदेशी कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। मैं आपको जिक्र करता हूं कल की घटना, इससे आप कल की घटना की, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था,
आपके बीच में नहीं बोला था, दरोगा ने पीट पीट के मार दिया, पुलिस ने मार दिया, कौन दर्ज कराने जाएगा मुझे बताइए। ये भी कम से कम 25% दर्ज हुए अभी तक। अगर पूरे दर्ज होते तो आप पता नहीं दुनिया में कहाँ एक्सपोज हो जाते। कल की घटना जो बुलंदशहर की है, ई रिक्शा वाले को दरोगा ने पीट के मार दिया। अब आप मुझे बता दीजिए कि दरोगा पर 302 का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा, योगी जी ने बड़ी ही संवेदनहीनता के साथ बोला कि हम 45 लाख रुपए मुआवजा देंगे और एक संविदा पे नौकरी देंगे। आप मुझे बता दीजिए, किसी आदमी की जान परमानेंट चली गई, नौकरी आप संविदा पे दे रहे हो, मतलब संवेदनहीनता की हद होती है। एक तो जान की कीमत आप 45 लाख रुपए लगा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि एक जान की कीमत अगर 45 लाख रुपए है तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा पैसे वाली है। आप बताइए कि आप लोगों के यहाँ जो जान की कीमत कितनी है। जिस तरह से आपने किसानों के ऊपर आपने ट्रैक्टर कार चढ़वा दिया थार, उन किसानों की जान की कीमत क्या है आपको क्या लगता है? जिसके घर का अखिलेश यादव भी तो जाकर कहते हैं कि देखिए मुआवजा 1 करोड़ होना चाहिए, 80 लाख होना चाहिए। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। मेरठ में बीजेपी विधायक के घर के सामने दिन दहाड़े लूट हुई, कुछ नहीं हुआ वहां पे। दूसरी घटना मेरठ की ही है, मेरठ में दिन दहाड़े 4 लाख की लूट हो गई। उसके बाद बड़ौत में नगर पालिका का जो कर्मचारी है उसकी हत्या कर दी गई है। ये आज की घटना है, कल की घटना है, आज के न्यूज़पेपर में है। खुर्जा में आयकर अधिकारी बनकर के 72 लाख रुपए लूटे। उसके बाद जेवर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। ये मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं, मैं 2-3 जिले की घटना ठीक है, बता चलो रहा हूं। पांडे जी से जवाब लेते हैं इस पर। देखिए पांडे जी से हम जवाब लेते हैं। अपराधी कहाँ हैं? क्या अपराधी पुलिस में भर्ती हो गए हैं? क्या अपराधी आपके भारतीय जनता पार्टी के यादव जी जरा सुनिए, अब आप भी सुनिए, के बेटे बन गए हैं? पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए तो अब आपके आरोप पर आरोप से कुछ नहीं होगा ना, जवाब लेना भी जरूरी है। पांडे जी मुझे ये बताइए कि आपने कहा 2017 में कि हम क्राइम जीरो करेंगे, आप क्राइम जीरो नहीं कर पाए। 5 साल की सरकार आपकी लगभग पूरे होने आ गई है। आपको मौका जनता ने इसलिए दिया था कि पुराने जो मामले हैं या फिर पुराने जो गैंगस्टर्स हैं, पुराने जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उन सबको आप जेल के अंदर डालेंगे। आपने किया भी, आप इस बात का दावा भी करते हैं कि देखिए हमने माफियाओं पर कार्रवाई की, हमने गैंगस्टर पर कार्रवाई की, हमने अपराधियों को जेल में डाला, नहीं तो हमने एनकाउंटर कर दिया, हमने ठोक दिया उनको। मुझे ये बताइए फिर ये जो घटनाएं हो रही है ये कौन कर रहे हैं? क्या नए अपराधी पैदा कर दिया आपने? नहीं, देखिए, एक तो मैं सबसे पहले बता दूंगा कि हमारे समाजवादी मित्र ने जो उदाहरण दिया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए सबसे ज्यादा अपराध आपके यहाँ होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी थानों से और अन्य जगहों से देती है कि कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी उत्तर प्रदेश की सरकार में, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक छोटी से छोटी घटना की एफआईआर दर्ज होनी है, इसके लिए पूर्ण निर्देशित किया गया है। पूजा बाद में कर लेना, आंकड़े बता दीजिए, आंकड़े। तो ये सारी चीजें हम दर्ज कर रहे हैं। तो आंकड़े बता दीजिए। हाँ, तो इनकी सरकार में आंकड़े दर्ज होते थे, ये किसने बता दिया? जाने को तैयार नहीं था। दूसरी बात, इन्होंने कहा बिना अपराध हुए आंकड़े दर्ज हो रहे हैं ना साहब, बिना अपराध के आंकड़े दर्ज हो रहे हैं इनके यहाँ। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि आपने कहा कि बहुत ही अपराध बढ़ गए हैं। महिला अपराध बताइए ना, महिला अपराध बताइए। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपकी बात। आप मैं नहीं बोला तो आप भी मत बोलिए। अब मैं बता रहा हूं आपकी बात पे। इन्होंने कहा कि अपराध बढ़े हैं, अपराध बढ़े। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो वर्तमान में तत्कालीन परिस्थितियों में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यह है कि उसकी त्वरित रूप से जांच की जा रही है, अपराधी को जेल भेजा जा रहा है और जितना सहयोग हो सकता है हम उस जांच में कर रहे हैं, व्यवस्थाओं के अनुरूप चला रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आशीष मिश्रा पर 302 का मुकदमा है, 120 का मुकदमा है, तुरंत गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तुरंत गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर वो मंत्री का बेटा नहीं होता, अगर वो मंत्री का बेटा नहीं होता तो 2 घंटे में पुलिस उठा के लाठी बंद कर देती। जेल गया और उस पर जांच चल रही है। जेल नहीं गया, 11 बार नाश्ता किया, 12 घंटे के पूछताछ में 11 बार नाश्ता किया, 11 बार चाय पिया, 11 बार क्या खाया। ये बताइए जनता को, बताइए आप, ये बताइए आप। ये एक जघन्यतम अपराध है, ये हत्या से भी आगे जघन्यतम अपराध है। इसमें 302 से आगे की धारा इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी टायर के नीचे कुचल दे रहे हो या कोई मंत्री का बेटा हो, टायर नीचे कुचलना जीरो टॉलरेंस है। व्यक्ति को जीरो टॉलरेंस कहते हैं, किसी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। अपराधी कोई भी होगा जो उसकी जांच होगी। अरे छोड़ोगे, करोगे क्या ये तो बताओ, क्या करोगे? हम आशीष मिश्रा जेल गए और जांच कितने दिन बाद जेल गए? उनके पिताजी का बयान सुना, मंत्री जी का बयान सुना आपने? मंत्री जी का बयान सुना था? मंत्री जी ने क्या कहा था? मंत्री जी ने कहा था मैं सांसद हूं। दोनों मिलकर बोलेंगे ना तो सर किसी की आवाज समझ में आएगी नहीं, किसी की बात समझ में आएगी नहीं और यहाँ पर सिर्फ वक्त जाया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह वक्त जाया हो जाए तो ठीक है, आप दोनों बोलिए, हम सब आराम से शांत बैठे हैं। यहाँ तो स्थिति ये थी
लेकिन अगर मुद्दों पर बात करनी है, अगर मुद्दों पर बात करनी है सुनो पहले तो बात करिए, बहस मत। आपकी नहीं, पुलिस एक भैंस दूसरे को लूटने में सुनिए, लगी आराम थी। से पहले आपकी सुनिए, पुलिस ठीक है। तो चोर तो छोड़ पांडे जी और दे। यादव जी आप आपकी रुकिए, पुलिस त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी हमारे बोलिए, न्याय मिलता था। पांडे जी हमारी सरकार में और यादव जी, न्याय मिलता था। दिखाई नहीं पड़ रहा तुषार जी। यादव जी, पांडे जी दोनों शांत हो जाइए। और आपकी सरकार में इंसानों को भी न्याय नहीं मिल रहा है। शर्म करनी चाहिए आपको। अपराधी नहीं, धर्मेंद्र अपराधी यादव तो और जानवर खुशी लेते मोहन थे। पांडे। मजे लेते थे। हमारे सरकार में जानवरों के साथ न्याय होता था, आपकी सरकार में इंसानों के साथ भी न्याय पांडे जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे अब। होता था। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी रुकिए, पांडे जी रुकिए, पांडे जी रुकिए, धर्मेंद्र यादव आप रुकिए, त्रिपाठी जी बोलिए। साहब, तबाही में शोर होता है, तरक्की शांति से होती है। मैं शांति से आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े इसलिए सही नहीं है क्योंकि आज सब अपराध दर्ज होने लगे। मैं पूछता हूं, क्या बिना अपराध हुए अपराध दर्ज होने लगे? आप इतने ईमानदार हो गए हैं? घटनाओं की फहरिस्त देखिए, अखबार सुबह उठाइए तो खून से रंगा हुआ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से आपने अंधा राज मचा रखा है और सबसे बड़ा आरोप आपकी पुलिस पर है क्योंकि आपकी पुलिस ही अपराध कर रही है और अपराध को संरक्षण दे रही है। हकीकत में पूजा वाली जो पद्धति है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो लोकतंत्र में, अगर जो पूजा की स्थिति तक पहुंच जाएगा तो व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी। आज पुलिस उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। विकास की योजनाओं के जो दावे किए जा रहे हैं और बड़े बड़े पन्ने रंगे जा रहे हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक है, जनता समझ रही है। सोच पूरी तरह से मक्कार है और काम पूरी तरह से बर्बाद है। कुछ भी नहीं इस उत्तर प्रदेश में हो रहा है और सिर्फ चीखने चिल्लाने दिखाने के लिए आप इस तरह से अपने मुद्दे रखते हैं कि जैसे कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ शोर कर रहे हैं दूसरे लोग। आज भी अजय मिश्रा जी ने कहा था कि अगर जो मेरे बेटे पर आरोप होता है और वो वहां होता है तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। ये पार्टी वो है, यहाँ के मंत्री वो है और यहाँ के सभी लोग ऐसे हैं जो कहते कुछ है करते कुछ है। त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। वहां समाजवादी पार्टी और प्रसपा के मुखिया यानी कि शिवपाल सिंह यादव यानी कि चाचा और भतीजे दोनों निकाल रहे रथ यात्रा। रथ यात्रा इसलिए जिससे कि जनता से जुड़ सके और अपने तमाम पुरानी सरकार के कामों को गिना सके। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव चाहते हैं कि अपनी अपनी पार्टी के लिए एक जनाधार बड़ी संख्या में जुटा सकें जिससे कि आने वाले चुनावों में वो अपनी अपनी ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन कर सके। धर्मेंद्र यादव और हमारे साथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पांडे जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र, अभी हम हेडलाइन से पहले बात कर रहे थे तमाम कामों पर, जरा मैं समाजवादी पार्टी से बात करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी इस वक्त 2022 में चुनावों के दौरान अपनी पुरानी बातों को याद दिलाना चाहती है जिन्हें 2017 में जनता ने नकार दिया था। आपके पास वो कौन से मुद्दे हैं? मौजूदा सरकार के काम को छोड़ दीजिए, इस बात को कहना कि देखिए पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, आप मुझे मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे। क्योंकि अब आप 5 साल पहले थे सरकार में, आपको जनता ने इसलिए नकारा था क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाए थे। आपके पास नया क्या है इस बार? तुषार जी, हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपको। मैं पहले तो कृष्णा मोहन जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी एक अंकित दास का सहयोगी है, अखिल दास, वो गाड़ी में मौजूद था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? इस पे मैं इनका स्पष्टीकरण चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्टीकरण चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। सर देखिए, हमारी जो सरकार ने किया था, वो पहली जो सरकार ने किया था विकास, मैं इसका जवाब ले लूंगा। पहली बात तो आज ये बहस का मुद्दा नहीं है, ठीक है, हमारी बहस भटक जाएगी। दूसरा ये कि ये बीजेपी जांच नहीं कर रही है, सरकार कर रही है और पुलिस प्रशासन कर रहा है। आज सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद पूरी प्रोसीडिंग होती है, आप भी समझते हैं चीजों को, ठीक है। वक्त जाया हो जाएगा अगर हम इस मुद्दे पर जाएंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी किन नए मुद्दों के साथ जाएगी? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाओं की बात करते हुए जा रही है। पिछली बार 2017 में जब सरकार आई थी बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम सड़क देंगे गड्ढा मुक्त, भले ही दे पाए नहीं दे पाई अलग विषय है, हम बिजली देंगे 24 घंटे, हम पानी की समस्या को दूर करेंगे, हम बुंदेलखंड जहां पानी के लिए वो तरसता रहा, हम वहां पर भी कई ऐसे प्रबंध करेंगे और किए भी हैं। मुझे ये बताइए, आपके पास इस बार ऐसा क्या है नया जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे और जनता से कहेंगे देखिए हमारी पिछली विफलताओं को भी हम सुधारेंगे, लेकिन हम इस बार आपके लिए ये करके दिखाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से विकास की बात करती है। विकास के मुद्दे पर आप एक अलग से डिबेट रख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ,
आप मुझे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें, इन्होंने कौन सा अस्पताल बनवाया है, कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया है, कौन सा इंटर कॉलेज बनवाया है, और कौन सा हाईवे बनवाया है, इस पे बात कर लें। कौन सा मेट्रो स्टेशन बनवाया है, इस पे बात कर लें। विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमने 1090 शुरू किया था, इन्होंने क्या किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हुए हैं। अगर शिक्षा की बात करी जाए तो हम उस पर बात कर लेंगे इनसे। अगर रोजगार की बात करी जाए तो मैं रोजगार का एक आंकड़ा और आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के आंकड़े कैसे बढ़ाती है। अभी प्रधान सहायक की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें उनकी तनख्वाह 6500 रुपए है और प्रधान की तनख्वाह 3500 रुपए है। और वो जो 6500 रुपया तनख्वाह देनी है प्रधान सहायक को, वो जो प्रधान का मद आता है प्रधान के बजट से ही देना है, और उसको 59,000 अपनी नौकरी में जोड़ लेती है। तो इस तरह से आंकड़ों की जादूगरी करके इन्होंने अपने आंकड़े रोजगार के बढ़ाए हैं। दूसरी बात, संविदा पे अगर माइनस कर दो, अगर हम किसान के मुद्दे की बात करेंगे, किसान के गन्ना भुगतान की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जिसका वादा 14 दिन में भुगतान करने के लिए किया था, वो आज तक नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी सरकार आते ही गन्ना भुगतान सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य की आ जाइए आप। स्वास्थ्य में जो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो हमें सरकारी अस्पताल में गरीबों को 1 रुपए में इलाज मिलता था और उनकी दवाई मुफ्त मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने पीपीपी मॉडल पे सारा कुछ देने का फैसला कर लिया है। अब वही 1 रुपए की पर्ची 100 रुपए में कटेगी और दवाई का पैसा दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य सेवाओं का नजारा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा था कोरोना काल में क्या स्थिति हो गई थी। अभी इनके नेता आपके रिपोर्टिंग वाले उसमें कह रहे थे कि हमने कोरोना में बहुत अच्छा मैनेज किया। आप मुझे बता दीजिए कि कोरोना काल में ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई। इस बात को सब लोग जानते हैं, जितने लोग पैनल में बैठे हैं उनके जानकार भी किसी न किसी की मौत हुई होगी। लेकिन इस बात पर देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री ने देश की जो आप कहते हैं लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसमें जाकर के झूठ बोला कि इस देश में किसी भी आदमी की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि फिर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत पड़ गई, फिर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कैसे कर दिया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नौजवानों को गुमराह कर रही है, जिस तरह से किसानों को गुमराह कर रही है। आप मुझे बता दीजिए, आजादी के बाद आज तक ऐसा कोई एक वाक्य बता दीजिए, आप भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, किसी भी पार्टी की सरकार में किसानों के ऊपर किसी ने कार चढ़ाया था? आज तक किसी ने टायरों के नीचे किसानों को नहीं कुचला। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के कानून वापस नहीं कर सकती तो किसानों के लिए क्या कर सकती है? अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो जो काले कानून है उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं किए जाएंगे 5 साल तक, जब तक सरकार रहेगी। ये हम किसानों के लिए करेंगे। नौजवानों की जो बात है, स्कॉलरशिप की जो बात है, रिजर्वेशन की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 500 करोड़ रुपए का बजट रखेंगे डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप के लिए, वो भी दलितों के लिए। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी सरकार में दलितों को जहां पे 0 फीस का एडमिशन मिलता था, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपका लॉ कॉलेज हो, कहीं भी XYZ 0 फीस में एडमिशन होता था और गरीब दलित का बच्चा जाके पढ़ता था, अपनी शिक्षा लेता था। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने 0 फीस पर एडमिशन बंद कर दिया। तो ये सामाजिक न्याय की बात कैसे कर सकते हैं? पिछड़ों के साथ इन्होंने क्या किया? पिछड़ों के आरक्षण को मान लिया इन्होंने। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,841 ओबीसी के अभ्यर्थियों की सीट खा गए और पिछड़ों के साथ इन्होंने न्याय कर दिया। नीट की परीक्षा की बात करिए, 11,027 पोस्ट 2017 से लेकर 2021 तक भारतीय जनता पार्टी की वजह से पिछड़े वर्ग के लोग डॉक्टर नहीं बन पाए। वो उन परिवारों में अगर डॉक्टर बन जाते तो एक परिवार अब जवाब ले अच्छी जिंदगी जी लेता, मुख्य धारा में आ जाता। तो भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर बात ही नहीं कर सकती। अब अंतिम बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी बेटी को न्याय के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने आत्मदाह करना पड़े तो इस सरकार को भी आत्मदाह कर लेना चाहिए। मैं जानता हूं इतना संवेदनहीनता मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा और जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है वो भी नहीं देखे होंगे। लेकिन इनकी मजबूरी क्या है? इनको अपनी नौकरी बचानी है, पॉइंटर इनको रखना है। और एक अगरबत्ती लगा करके, अगर योगी जी को अगरबत्ती लगाने से कानून व्यवस्था ठीक हो जाए तो मैं भी अगरबत्ती लगा। हम नौकरी नहीं करते, हम राष्ट्र सेवा करते हैं। आपकी सेवा दिख रही है, सेवा दिख रही है। समाजवादी पार्टी नौकरी, कार्यकर्ता। आप देखिए बोल रहे थे हम राष्ट्र सेवा पांडे जी नहीं बोले। अब आप शांत होकर सुनिए, यादव जी अब आप शांत होकर सुनिए, उन्हें भी बोलने दीजिए। उनके भी अपने विचार हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। अब आपने खूब आरोप लगा लिए तो उन्हें आप आराम से सुनिए। पांडे जी बोलिए। जी पीयूष, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने पूछा कि ये इस यात्रा को लेके जा रहे हैं आदरणीय अखिलेश जी जनता के बीच में, तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे? मेरे समाजवादी मित्र जो हैं ये सारी बातें कह गए, परंतु इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि जनता के पास क्या लेके जाएंगे। ये अभी तक नहीं बता पाए। इतनी देर की जो आपने भरपूर उनको समय दिया, नहीं बता पाए कि किस मुद्दे को लेके ये जनता के बीच में जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, पिछली बार इन्होंने क्या किया था वही दोहराएंगे। मैं पुनः एक बार आपसे कहना चाहूंगा, सरकार पिछली बार भी वही दोहराएंगे अखिलेश जी से कि पिछली बार आपने जो किया था पुनः जाके इस यात्रा में दोहराइए। इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे, उत्तर प्रदेश दंगा नहीं भूला है। उत्तर प्रदेश में जो थानों में गुंडागर्दी समाजवादी के लोग करते थे वो उत्तर प्रदेश नहीं भूला है। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश
नहीं भूला है, इनका अपराध और इनका भय नहीं उत्तर प्रदेश भूला है। गुंडों ने जो तांडव किया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को मैंने अपराध का गढ़ बना के छोड़ दिया था समाजवादी सरकार ने आदरणीय अखिलेश जी के लोगों ने वो उत्तर प्रदेश देखा है, और उत्तर प्रदेश ये भूलने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने क्या किया है, मैं बता दूं, जो बुंदेलखंड आपकी 27 वर्ष की सरकार में कांग्रेस, सपा, बसपा और कांग्रेस के 27 साल थे, उन 27 सालों में आपने बुंदेलखंड को बूंद बूंद तरसने के लिए मजबूर कर दिया था। उस बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहां पानी पहुंचाया जल शक्ति मिशन के तहत। आपने कहा कि उत्तर कोरोना में क्या किया, मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की जो व्यवस्था थी, सबसे बेहतर तरीके से जो प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, इसकी सराहना मात्र देश ने नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अन्य देशों के सराहना कर लेने से सराहना नहीं होती साहब। उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर रहा। इन्होंने कहा शिक्षा के मामले में क्या किया, शिक्षा के मामले में हमने वो किया जो उत्तर प्रदेश के लिए मिसाल है। क्या किया ये बता दो। आपकी उत्तर प्रदेश की नकल व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने का नाम बता दो, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को नकल की व्यवस्था कर दिया कि नकल बेटियां अपने घर से परीक्षा दे सके, सुनिए पहले, बेटियां अपने घर से परीक्षा दे सके और सुरक्षित रहें, इसलिए टेंडर किया गया था। आपके दिमाग में गंदगी है, उसका हम क्या कर सकते हैं? आपके दिमाग की गंदगी हम साफ नहीं कर सकते, गंगा की गंदगी साफ कर सकते हैं, पर आपके दिमाग की गंदगी कर सकते। कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप बताओ ना, एक विश्वविद्यालय बताओ, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बताओ, एक मेडिकल कॉलेज बताओ। मैं मानना चाहूंगा, मैं पुनः एक बार बोलना चाहूंगा आदरणीय धर्मेंद्र जी और अखिलेश जी, अपनी पुरानी बातों को जनता के बीच में लेके जाइए कि 5 वर्षों में आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया था। ठीक है, त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं, मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं आपको समय की पाबंदी है। धर्मेंद्र यादव, पांडे जी दोनों आप शांत हो जाइए, समय की पाबंदी है थोड़ी। त्रिपाठी जी बोलिए। ठीक है पांडे जी, पांडे जी समझ गए, पांडे जी समझ गए, पांडे जी ओके, पांडे जी हम सही कि आप सही। ठीक है पांडे जी, जनता ने ठीक है त्रिपाठी जी को सुनिए। भय, भूख और भ्रष्टाचार से यदि मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, हो गया महिमा मंडल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं सिर्फ यही पूछता हूं कि शिक्षा में इन्होंने वो किया, कोरोना में इन्होंने बताया कि सिर्फ देश में तारीफ नहीं हुई, पूरी दुनिया में तारीफ की। साहब पूरे देश को इन्होंने पाठ दिया, धन्यवाद मोदी जी। और वो सारे होर्डिंग भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से, योगी जी तक की तरफ से, पूरे दिल्ली में, पूरे उत्तर प्रदेश में, धन्यवाद मोदी जी। आज तक देश में पहले भी वैक्सीनेशन के काम होते रहे, इलाज होता रहा, राशन दिया जाता रहा, आज तक किसी प्रधानमंत्री का इतना प्रचार इस बात के लिए देखा हो। मेरी आपत्ति है कि अगर जो आपने वैक्सीनेशन फ्री में कराया है तो क्या आप अहमदाबाद के फ्लैट के किराए से करा रहे थे? हमारे जैसे इस देश के सभी टैक्स पेयर के पैसे से आपने वैक्सीनेशन कराया और आप उसी के लिए अपने आप को धन्यवाद दे लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के यही आंकड़ों के जुमले आज जनता देख रही है। साथ ही जो इनके वक्तव्य होते हैं और पूजा की जो नीति होती है और व्यक्ति को संस्था से ऊपर लाके खड़ा कर देना या व्यक्ति को संविधान के ऊपर लाके खड़ा कर देना, इसी का परिणाम 2022 में और 2024 में इन्हें भोगना होगा। कांग्रेस पार्टी की साफ साफ नीतियां हैं। आज कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, यहां बहस भटक जाएगी, इसलिए मैं नहीं उठा रहा हूं कि आप लोगों को भगोड़ा बनाएंगे और उनकी विदेश में कंपनी बनेगी और उन्हीं के पैसे और उन्हीं के प्रोडक्ट ये सरकार। ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय की पाबंदी है। अनुरुद्ध आखिर में आप बोल लीजिए। ठीक है, ठीक है पांडे जी कोई बात नहीं है, आपने बहुत 45 मिनट में अपना पूरा पक्ष रखा है। एक बार अनुरुद्ध को आखिर में सुन ले रहा हूँ। ठीक है, अनुरुद्ध बोलिए, अनुरुद्ध बोलिए। आपने भगोड़ों को सिखाया है अभी तक पूर्व में। मैं पांडे जी आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज अब एक आखिर में 1 मिनट का भी समय नहीं है मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। अनुरुद्ध को सुन लीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। लोन सैंक्शन हुआ था, अनुरुद्ध बोलिए। पांडे जी, पांडे जी, मिलने के अगले दिन लोन सैंक्शन, पांडे जी, तो आपने तो सिखाया है उनको। ठीक है पांडे जी, ठीक है। अनुरुद्ध बोलिए 30 सेकंड। तुषार जी, हाँ तुषार जी, मैं कृष्ण मोहन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। अपराधियों को कम कर दिया, इन्होंने अपराधियों को कम नहीं किया, अपराधियों को अपनी भाजपा में शामिल कर लिया और उन्होंने बुंदेलखंड का जिक्र किया, इन्होंने जल शक्ति मिशन का घोटाले का जिक्र किया
या मैं इनको बताना चाहूंगा, मैं झांसी से आता हूं, बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। जल शक्ति मिशन में कोई कार्य नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जल शक्ति मिशन में आपके माननीय मंत्री महेंद्र सिंह जी ने जो इतना बड़ा घोटाला किया है, जिसके ऊपर अब जांच भी शुरू होने वाली है, जिसका लोकायुक्त ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, और इतने बड़े घोटाले की जिम्मेदारी भाजपा सरकार लेनी चाहिए, भाजपा सरकार को। और इनके मंत्री ने जो इतना बड़ा घोटाला किया है, बुंदेलखंड की प्यास के साथ जो घोटाला किया है, बुंदेलखंड के लोगों के साथ जो घोटाला किया है, और अभी स्वास्थ्य की बात छिड़ी थी कि अब जो है 100 रुपए में पर्चे बनेंगे। इसी बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव मुद्दों की राजनीति ठीक पर है। होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आज के इस डिबेट में आने के लिए। पांडे जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, यादव जी आपका भी, और सिंह साहब आपका भी। फिलहाल कुल मिलाकर रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है समाजवादी पार्टी की और शिवपाल यादव की। चाचा भतीजे इस रथ यात्रा से कितना करेंगे चमत्कार, और आने वाले टाइम में यानी कि 2022 के इलेक्शन में कितनी तख्ता पलट यहां पर बीजेपी का करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।